अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं और आपके साथ मुख्तलिफ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं और गालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और रमज़ान में हम आज जो बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, ख़ासतौर पर रमज़ान में हम देखते हैं कि हमें बहुत से मसाइल रहते हैं, एसिडिटी के, हार्ट बर्निंग के हमें इश्यूज़ होते हैं, फिर हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो किस तरह से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं? अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया कमल। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, उम्मीद है बाकी लोगों का भी अच्छा जा रहा होगा। जी बिल्कुल। जवेरिया, हम बात करेंगे रमज़ान में जो बिल्कुल बहुत कॉमन है, एक इशू है, ये हम सबको देख रहे हैं, ये मसाइल बहुत पैदा हो रहे हैं। एक तो एसिडिटी बहुत हो रही है और हार्ट बर्निंग के बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये क्या वजह है? ऐसी कौन सी खुराक जो हम खा रहे हैं, जो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो तेज़ाबियत या एसिडिटी है ये एक ग्रुप है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना अलामात मुख्तलिफ मरीज़ों में ज़ाहिर होती हैं। कुछ लोगों को मैदे में या सीने में जलन होती है, कुछ को उल्टियाँ आती हैं, कुछ को मुंह में कड़वा पानी महसूस होता है, जलन नहीं होती। कुछ में गला भी जो है वो कड़वा रहता है, खुश्क रहता है, गले में इरिटेशन होती है, उससे खांसी आती है उनको, और कुछ लोगों में गैस ज़्यादा होती है। तो ये ग्रुप है एक इन सारी अलामात का जो कि ज़ाहिर होती हैं और वो एसिडिटी की वजह से होती हैं। अब इसमें जो वजूहात हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो डाइट, एक लाइफस्टाइल हमारा एक नॉर्मल चल रहा होता है, उसमें एक चेंज आता है रमज़ान में। हम लोगों का वो फास्टिंग में जो इंटरवल है, फूड इंटरवल, यानी कि इफ्तार और सहर में जो वक्फ़ा है, नॉर्मली हमारे यहाँ वो खाने में वक्फ़ा नहीं होता, लेकिन इसमें वक्फ़ा बढ़ जाता है। तो उस दौरान में हम पानी इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है, और फाइबर की अक्सर कम मिक़दार इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ खानों में। ज़्यादातर जो है वो फैटी फूड या फिर जो है मीठे खाने, मीठा शरबत वगैरह, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से एक ये वजह। दूसरी वजह होती है कि कुछ लोग सहरी के टाइम नहीं उठ पाते, वो स्किप कर देते हैं, तो उससे उनका इंटरवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। उस वजह से भी तेज़ाबियत में और जलन में इजाफा होता है, ठीक है। अगर आप सहर नहीं कर रहे हैं तो उसमें ये मसले ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, आप क्या समझती हैं? एक तो तेज़ाबियत, ठीक है, बदहज़मी और गैस, ये इनमें डिफरेंस है क्या, और क्या ये इलामात क्या होती हैं? ये सब मुख्तलिफ इलामात हैं, असल में ये एक ही बीमारी की वजह से होती हैं, ये सारी आपस में रिलेटेड हैं, ये है इसमें असल में। और ज़्यादातर जो हमारे आजकल खाने होते हैं कि सहर में पराठे हुए, फैटी फूड्स हुई, शाम में अफ्तार में फ्राइड आइटम्स हुए, उनसे भी ये चीज़ें, गैस होना या तेज़ाबियत होना या जलन होना या बदहज़मी महसूस होना, ये सब उससे भी पैदा होती हैं चीज़ें। तो फिर हमें सहरी में किस तरह की डाइट खानी चाहिए? हमें सहरी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हाई फाइबर डाइट खाएं, जो कि होते हैं कि आप गंदम और जो है जौ, बाजरा, इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अफ्तार से सहर के बीच तो हमें सहरी में दूध पीना चाहिए? दूध हम ले सकते हैं, लेकिन वो हमें पहले लेना चाहिए। अगर हम एंड पे दूध लेंगे तो उससे गैस में ज़्यादा हो जाएगा इजाफा और तेज़ाबियत में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। उसको, इस चीज़ को रोकने के लिए या इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम दूध का गिलास, अगर हमने सहरी करनी है, 5 बजे हमारी सहरी ख़त्म हो रही है, हम 4 सवा 4 बजे एक गिलास दूध ले लें, या एक कप दूध ले लें या आधा गिलास ले लें, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंटरवल डाल के 10-15 मिनट का वक्फ़ा डाल के फिर हम सहरी करें, और फिर तब तक हमारा दूध का वो मसला थोड़ा सा कम होगा। ले सकते हैं, लेकिन दही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। दूध को अगर हम शाम में दही और लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। दही और लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है। और सहरी के टाइम, सहरी में कुछ लोग सफ़ेद डब्बा रोटी और बेकरी आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, क्या ये भी हमारी एसिडिटी का बायस बनती है? बिल्कुल, इसमें सारे में जो सफ़ेद डबल रोटी जो है, वाइट ब्रेड जो कॉमनली यूज़ होती है घरों में, और जो बेकरी आइटम्स हैं, इसमें सब में हमारे रिफाइंड फूड्स पे आती हैं, यानी कि ये छना हुआ आटा इस्तेमाल होता है। उसके अंदर से फाइबर का खात्मा हो चुका होता है, वो फाइबर सही मिकदार में जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलता। तो जब वो नहीं मिलेगा तो हमारी जो है एसिडिटी वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। प्लस जो हमारी बेकरी आइटम्स होती हैं, इसके अंदर फ़ैट कंटेंट यानी कि चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी हमारी एसिडिटी को और ये तेज़ाबियत को बढ़ाने का रोल प्ले करती है।
और इसके अलावा हमें क्या सहरी में खुराक खानी चाहिए? हमें जो है प्रोटीन्स यूज़ करने चाहिए। कबाब आप ले सकते हैं और लीन प्रोटीन यानी कि फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर आप सहरी में इस्तेमाल करें या अफ्तारी में इस्तेमाल करें, वो आपकी जलन को, तेज़ाबियत को कम करेंगे और वो भी आपको एक मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं होने चाहिए, मतलब एक आप एप्पल ले लें या फिर आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, एक आप वो ले लें, ठीक है। और शाम में आप फ्रूट चाट बना के वो एक बाउल पूरा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप बता रही थी पहले कि मीठे जो मशरूबात हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमें जो एसिडिटी पैदा होती है। एसिडिटी होती है। असल में जो हमारा मीठा है या कैफीन है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब चीज़ें जो है हमारे जो है खुराक की नाली, जिसको हम एसोफेगस जो होती है उसको हम खुराक की नाली आम ज़ुबान में कहते हैं, तो उसके नीचे एक स्फिंक्टर होता है जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि आप समझ लेंगे एक दरवाजे का काम कर रहा है कि वो बंद है। तो जब ये फूड्स हम इस तरह की फैटी फूड्स या फिर चिकनाई वाली फूड्स या चिकनाई वाले खाने या मीठे चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कैफीन, चाय और कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जूस, तो इन सब से वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है, वो अपने नेचुरल स्टेट में नहीं जाता, वो बंद नहीं रहता। अब कुछ अफराद ज़्यादा स्पाइसी फूड से भी ये जो होता है सेम इफेक्ट होता है कि आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो नॉर्मल से ज़्यादा खुला रहेगा, जो जितनी उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो खुला होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो आपको जलन होती है, तेज़ाबियत होती है। यस, इसमें इन दोनों में हाँ क्या डिफरेंस क्या है इसका? तेज़ाबियत होती है कि स्टमक में यानी कि मैदे में आपका जो तेज़ाब है, जो नेचुरली एक एसिड है जो कि हमारे खाने में डाइजेस्ट करने में या हजम करने में मदद देता है, उसकी नॉर्मल से ज़्यादा जो है मिकदार प्रोड्यूस हो रही है। तो जब वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होगा तो वो आपके सीने में वापस आएगा, जैसे मैंने बताया एसोफेजियल स्फिंक्टर को वो क्रॉस कर जाएगा, वो सीने की तरफ आएगा, फिर उससे हार्ट बर्न प्रोड्यूस, जिसको कि वो जलन या वो कहते हैं कि महसूस हो रही है, ठीक है, तो वो जो है वो उस वजह से होती है। और इसके खाली पेट हमारा सारा दिन रहता है रोज़े में, बिल्कुल, तो क्या ये भी बनता है हमारे लिए गैस की वजह? जी, खाली पेट रहने से भी गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि खाली पेट में वो एसिड को वो फूड नहीं मिली डाइजेस्ट करने को, तो वो ज़्यादा होता है वो खाली पेट में, तो इसलिए उसकी ज़्यादा मिकदार होने के, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है पानी के कम इस्तेमाल से, तो इस वजह से जो है फिर गैस वगैरह का ज़्यादा मसला। ठीक है, अब मैदे के अमराज की हम बात कर लेते हैं। एक तो मैदे के कौन कौन से अमराज होते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें तेज़ाबियत का सामना करना पड़ता है? एक तो हमारे पास जो मैंने बताया कि फूड जो हमारे खाने पीने का उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, मैदे में कुछ अफराद होते हैं जिन्हें मैदे का अल्सर भी होता है। अल्सर भी होता है, बिल्कुल। और मैदे में स्वेलिंग हो जाती है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है। जी बिल्कुल, उनकी वजह से उनको स्मेल भी आती है, उनके मुंह से भी आती है। बिल्कुल, ये सब होता है। इसमें एक हमारे पास जर्म्स होते हैं एच पाइलोरी, जिसको कहा जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो अगर उसकी इन्फेक्शन हो मैदे में तो उसमें भी अल्सर प्रोड्यूस होते हैं और जो है वो जलन का ज़्यादा उसमें आंसर आता है। मोस्टली जो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये बचपन में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, मतलब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, गंदा पानी पी लिया या गंदा खाना खा लिया, उससे इन्फेक्शन होती है, फिर ये डॉर्मेंट स्टेट में ये आपके मैदे में कई साल तक पड़ा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लाई करके ये आपके मैदे की वो जो एक कुदरती उनकी लाइनिंग है, जैसे कोटिंग है, उसको ये ख़राब करता है और उसके बाद फिर उसमें अल्सर प्रोड्यूस करता है ओवर द टाइम। इसके अलावा जो ज़्यादा स्पाइसी फूड्स लेते हैं या दर्दों की दवाइयाँ जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी नुकसानदेह होती हैं, उनसे भी अल्सर प्रोड्यूस होते हैं। फिर जैसे कि दिल के मरीज़ होते हैं, वो उनके लिए दिल की दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, उसके बिना उनका वो चारा नहीं है कि उनका कोई और हल नहीं है, लेकिन वो दवाइयाँ भी जब इस्तेमाल करें लंबे अरसे तक 15 साल 20 साल, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता अल्सर बना सकते हैं। और मैदे की जो एसिडिटी है वो गले तक आ जाती है। जी बिल्कुल। तो इसका इलाज क्या होता है? इसका मुख्तलिफ इलाज हैं। पहले तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं कि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसका एक सही सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ हम अपना रुख मोड़ें। एक हम लोग ये है कि वक्फे से खाना इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। अगर 3 टाइम हम खाना खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्लेट भर के खा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि हम हाफ़ प्लेट खाना कर लें और उसको 5 टाइम्स में डिवाइड कर लिया जाए, वक्फे से इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, सोने से पहले जो हम खाना खाते हैं वो कम से कम उसमें और सोने में और खाने में कम से कम 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हमने खाना खाया और 5-10 मिनट के अंदर हम सोने चले गए, उससे वो जो सारा खाना है वो क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो आगे मूव नहीं किया, वो आपके मैदे में पड़े, वो वापस आपके मुंह की तरफ आएगा, साथ में एसिड भी मिक्स हुआ होगा, वो भी आएगा वापस लेटने से,
और जो है ना वो फिर आपको तेजाबियत पैदा करेगा। ठीक है, एक होती है सीने में जलन, सीने में और एक जलन, होता है वो भी दिल का दर्द, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दिल का दर्द तो हार्ट पेशेंट्स में या हार्ट कंडीशन है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो रही है या इरिदमिया, जिससे दिल की धड़कन बेतरतीब रहती है, या दिल के वॉल्व वगैरह का सांस मसला, का उभरना, तो ये सारे मसले उसके साथ रिलेटेड, दिल का दर्द होना। और लोग इनको अक्सर दोनों चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। उसमें दर्द होता है। जो दूसरा मसला है सीने में जलन होने का, उसमें हमें जलन ज़्यादा महसूस होती है, उसके अंदर हमें दर्द, जकड़न, कुछ केसेस में बहुत शदीद जब जलन हो जाए तो फिर उन केसेस में हमें महसूस होता है, लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर उसमें हमें जलन हर वक्त महसूस होगी कि जैसे कुछ ना कुछ डिकार वगैरह आ रहे हैं, मुंह में कड़वाहट रह रही है, खांसी ज़्यादा आ रही है। सांस का मसाइल जो होते हैं वो दिल के मरीज़ों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये मैदे के मसले में ज़रा वो कम होते हैं लेकिन वो जिस तरह के एलर्जी जिन लोगों को होती है, कुछ लोगों को खुराक की नाली में कोई एलर्जिक कंटेंट्स, कुछ फूड्स एलर्जिक होती हैं, जैसे कुछ को दूध से होती है, कुछ को गंदम से होती है, या कुछ को मीट से एलर्जी होती है, तो उनके अंदर वो सोजिश पैदा करती हैं। वो फूड जब भी वो लेंगे उनको सोजिश होगी, और उसके बाद उनको सीने में जलन होगी, तेजाबियत होगी, और उसके अंदर फिर ये होगा कि उस खुराक की नाली में कई दफ़ा खाना अगर चला जाए, जैसे कि छोटे बच्चों में अमूमन देखा गया कि उनमें ये मसला ज़्यादा होता है कि खुराक की नाली में चला जाए तो फिर उनको सांस का मसला, निमोनिया, इस तरह की शिकायत होती हैं। लेकिन दिल के मरीज़ों में इसलिए सांस की शिकायत होती है क्योंकि उनके अक्सर दिल जब सही से काम नहीं कर रहा होता या कम काम कर रहा होता है तो फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है। फेफड़ों में पानी जमा होने की वजह से उनको सांस में तकलीफ पैदा होती है। और इसके साथ साथ हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें अब अगर हम मैदे के हवाले से बात करें तो फूड, मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें थोड़ी सी करनी होती हैं। दूसरा, हम लोग जो है वो मेडिसिन्स वगैरह देते हैं कि दवाइयाँ कुछ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह के कैप्सूल से वाकिफ होते हैं। वो क्या ये डेली बेसिस पे खानी चाहिए ये मेडिसिन? नहीं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना या डॉक्टर के तजवीज़ किया गई दवाइयों के अलावा कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, और बहुत लंबा अरसा ये दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हर दवाई के कुछ ना कुछ मुज़र असरात होते हैं। इन कैप्सूल्स के भी मुज़र असरात हैं। वक्त आपको बहुत अच्छा लगेगा, आराम आ जाएगा ऐसे मरीजों को, हल्का फुल्का फील करते हैं, सीने में उन्हें लगता है जैसे ठंडक पैदा हो गई है, लेकिन लंबा अरसा हर चीज़ के नुकसान होते हैं, जैसे कि हड्डियों की कमज़ोरी होना, खून की कमी होना। जो हमारी आंत है, मैदा है, उसमें एक नॉर्मल तरतीब में अल्लाह ताला ने जरासीम रखे हुए हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, खाना हजम करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की दवाइयाँ लंबा अरसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब 6 महीने, साल या उससे भी कई दफ़ा ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं, तो उससे उन जरासीम की तरतीब बदल जाती है और वो हमारे खाने के हाजमे को बेहतर करने की जगह ख़राब करते हैं, और बदहज़मी की शिकायत या फिर कब्ज़ की या फिर सहाल की शिकायत, ये सब बढ़ जाती हैं फिर उसमें। तो इसलिए बिना डॉक्टर की तजवीज़ के एक लंबे अरसे तक ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने बात की डकार, यानी बर्ब हम लेते हैं एक बार तो वो कहते हैं कि ठीक है खाना हाज़म हो गया, ये मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर है, लेकिन बार बार बर्ब का आना, जी, तो ये क्या, इसकी क्या इलामात होती ये हैं? इस चीज़ की निशानी है कि आपका जो है, जो आपके मैंने पहले भी बताया कि एसोफेगस होती है और उसके लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर होता है, वो तो उसमें कोई ख़राबी है, या फिर आपके मैदे में हो सकता है कि कोई अल्सर हो, तेज़ाब नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जो पेट है वो भी फूल जाता है, वो गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, उसका मतलब होता है कि आपका खाना जो है वो सही से हज़म नहीं हो रहा है। ठीक है, या कोई आपने बहुत ज़्यादा, जिस तरह एकदम अफ्तार के बाद लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना खा लेते हैं, तो उससे भी वो, क्योंकि पेट एकदम से वो भर जाता है, वो सारा दिन खाली रह के उसको आदत होती है कि मैं खाली हूँ, और फिर एकदम से उसको काम करना पड़ता है, तो उसमें गैस प्रोड्यूस हो जाती है, वो सही से स्लोली काम कर रहा होता है, और उसको फिर गैस और ये तेजाबियत वगैरह के मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ अफराद होते हैं उनका वेट जो है वो गेन हो जाता है रमज़ान में, वो वेट कम करना चाहते हैं लेकिन उनका वेट बढ़ जाता है, तो फिर वो किस तरह से अपने वेट को कम कर सकते हैं रमज़ान में? क्या उनकी डाइट प्लान होनी चाहिए, किस तरह से वो अपनी डाइट को बैलेंस रख सकें? एक तो ये कि रमज़ान में अगर आपने वेट कम करना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। आप जो है चिकनाई और मीठा, इन दोनों चीज़ों से कोशिश करें कि परहेज़ करें, कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर हाँ मुकम्मल आपने ख़त्म नहीं करना, आपने लेकिन आपने घी, बटर, ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उससे वेट गेन होगा। उससे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के साथ। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है फ़ैट के लिए, जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और उससे वेट गेन भी कम से कम होता है, लेकिन उसको भी एक मुनासिब मिकदार में। लाइक आपने अगर सैलेड लिया है या आपने कोई भी फूड बनाया, आप उसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल लें, बजाय इसके कि आपने उसमें घी जो है वो 1.5-2 चम्मच डाला है, वो आपको फ़ैट कंटेंट भी ज़्यादा देगा
और आपको जो है ना आपका वेट गेन करेगा। ऑलिव ऑयल से आपका वेट कम गेन होगा। दूसरा, आप फलों की और सब्जियों की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें। लीन प्रोटीन हम लोग कहते हैं फ़िश और चिकन को, उसके ऊपर से चर्बी वगैरह साफ़ करके उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। मीट भी अगर आपने यूज़ करना है, बड़ा या छोटा गोश्त, उसकी भी आप चर्बी के बिना अगर आप उसको इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी वेट लूज़ करने में। अगर आप जो है पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वेट गेन ज़्यादा होगा। मीठे मशरूबात से परहेज़ करने से भी बेहतरी आएगी। उसके अलावा अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज ऐड करें तो वो भी फ़ायदेमंद होगी। अब एक्सरसाइज का ये सिलसिला है कि कुछ लोग खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि इफ्तार के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज की या सहरी के। और रमज़ान में हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए? आप 20 to 30 मिनट्स कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। 1 घंटा तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप पहले से कर रहे हैं। अगर जो लोग पहले से आदी हैं एक्सरसाइज करने के, जैसे कि कुछ लोग रूटीन में जिम जाते हैं या वॉक करते हैं, तो वो अपनी उसी रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बस उसके टाइमिंग्स डिफरेंट करने हैं। टाइमिंग्स उसके ये डिफरेंट कर सकते हैं कि सहरी से 1 घंटा पहले आप एक्सरसाइज करें या अफ्तारी से 1 घंटा पहले आप एक्सरसाइज कर लें। जितनी भी आप करते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपका जिम की रूटीन है ये जो। लेकिन अगर आप खाने के फ़ौरन बात करेंगे तो उसमें तेज़ाबियत वगैरह के ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा होगा। रमज़ान में सबसे बड़ा मसला है वो है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। तो फिर हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो पानी इटसेल्फ वो इस्तेमाल करना है, लेकिन वो अब जाहिर है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट, ये स्कंजबीन वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस हैं, उसमें पानी की काफ़ी मिकदार होती है, वो इस्तेमाल करें। इनसे मतलब ऐसी फ्रूट्स खाएं जिससे आपके होता है। और पानी एकदम से आपने नहीं इस्तेमाल करना। अगर हम एकदम से पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जैसे कि इफ्तार के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा पानी अगर इस्तेमाल कर लें, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी में, जैसे कहते हैं कुछ लोग कहते हैं हमें पानी ज़्यादा पिया, हमें सोजिश हो गई, हमें सूज गया, हमारा जिस्म फूल गया। अब हैवीपन भी फील करते हैं, हैवीनेस भी होती है, और उसके अलावा जो है ये भी मसले होते हैं। तो वो पानी आपकी बॉडी में फैल जाता है, तो उसको आप उस वक्त कम मिकदार में करें, लेकिन वक्फे से आप पीते रहें। इफ्तार से सहर के दौरान आपको कम से कम जो है वो 15 से 20 गिलास पानी पी लेना चाहिए। लोग आजकल ज़रा, वैसे भी सर्दियों के रोज़े हैं, सर्दियों में लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम से कम 15 से 20 गिलास पानी इस्तेमाल करना चाहिए इफ्तार से सहर के बीच। अब कुछ अफराद हैं, वेट गेन की हमने बात की, अब जैसे पहले लॉस की बात की हमने कि कुछ अफराद वेट लॉस करना चाहते हैं, और कुछ अफराद ऐसे हैं वो वेट गेन करना चाहते हैं रमज़ान में। तो ये कि एक तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहे, और कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा हैवी खाने से, जंक फूड खाने से वेट बढ़ सकता है। तो क्या ये बिल्कुल मुफीद होता है इस तरह से जंक फूड खाने से वेट बढ़ाना? नहीं, वेट तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में जो है ना मसल कंटेंट और जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम आपका रहेगा। ये आपका फैट कंटेंट बढ़ेगा, और ये इस तरह से वज़न बढ़ाने से आपको नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। हाँ, अगर आप हेल्दी वे में आप वेट गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर मसल वेट आपका बढ़ना चाहिए। तो मसल वेट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप हाई प्रोटीन डाइट्स लें। उसके अंदर आपके जो है गोश्त और चिकन, फ़िश, उसके अलावा जो है लोबिया, या फिर जिन्हें हम वो बीन्स कहते हैं, किडनी बीन्स, रेड बीन्स, वाइट बीन्स, चने और दालें, ये सब चीज़ें हमारे जो है प्रोटीन कंटेंट इन सब में ज़्यादा होता है। ये हमारे मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, तो ये सब आपकी हेल्प करेंगी। चिकनाई कम से कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप प्रोटीन शेक्स वगैरह आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि वो दिए जाएं, लेकिन वो भी फ़ायदा कुछ लोगों में देखा गया है कि है। लेकिन अगर हम लोग इसको होल प्रोटीन लें, जो कि मैंने पहले बताया कि हम लीन मास वगैरह लें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम वो एक खालिस चीज़ इस्तेमाल करें। दूसरे जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, इस तरह के फ्रूट्स इस्तेमाल करें जो कि आपका वेट बढ़ाने में। कुछ लोग केले का और खजूर का जो शेक है वो बना के इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। वेट उससे बढ़ता है, उससे कम नहीं होता है, उससे बढ़ता है। वो जिन लोगों का वज़न कम है, वो अपने आप को दुबला पतला ज़्यादा महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका हेल्दी वेट बढ़े, उनका जो है मसल वेट बढ़े, तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो है वो ये साफ़ सुथरा खाना वगैरह, इससे बेहतर होगा। फ़ैट ले लेंगे, जंक फूड लेंगे, मीठा खाना लेंगे, इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा, अब चर्बी ज़्यादा बनेगी। चर्बी ज़्यादा होने से एक तो वो आपको जो है
इरेलेवेंट स्पॉट्स पे, जैसे कि हिप्स पे, वेस्ट पे आपके जो है वो ज़्यादा जमा होगी, और उससे फिर आपके आगे चलने वाली ज़िंदगी में आपको मसाइल पैदा होंगे, जैसे कि फैटी लिवर के मसाइल, जो कि जिगर पे चर्बी के मसाइल, वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, और जिससे आगे चल के जिगर ख़राब होता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर इससे बचा जाए तो वो बेहतर है। तो वो अगर जिगर चर्बी या मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिगर की चर्बी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप कैफ़ीन का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिन में 1 से 2 कप कम से कम आप कॉफ़ी के अगर इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और अब ये तो होगी हमारी रमज़ान में सारी जो हमारी रूटीन होती है। आफ्टर रमज़ान हम देखते हैं एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है रमज़ान में। बाद में आफ्टर में फिर हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, हमने तीनों मील हमने लेने हैं। तो फिर किस तरह से हम अपनी जो डाइट है उसे बैलेंस रखें, और क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों को देखें, डाइट तो वही हेल्दी डाइट है जो है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन्स वगैरह, इन्हीं को हमने एक बैलेंस डाइट फॉर्म में तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप एक प्लेट लेते हैं तो उसमें इस हर चीज़ का पोर्शन आपकी हर मील के डाइट में होना चाहिए। तो वही आप रमज़ान के बाद वाली रूटीन कंटिन्यू करें। हाँ, उसके अंदर ये है कि आपका जो है खानों में वक्फा जो है वो कम हो जाएगा, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के रात के खाने में। तो उसमें आप उसकी डाइट की मिकदार थोड़ी सी कम कर दें। जैसे कि अभी अगर आप बहुत बड़ी प्लेट ले लें तो आप फिर थोड़ी छोटी क्वार्टर प्लेट ले लें और उसको फिर कंटिन्यू करें। खाने की मतलब फॉर्म आप यही रखें, चीज़ें यही इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी मिकदार क्वांटिटी में कम कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता आपका वो सेट हो जाएगा। फिर एकदम से आपको जो रमज़ान के बाद एकदम से लोग समझते हैं कि अच्छा अब हम ईद आ गई है तो अब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह भी पियेंगे, तो वो उनको फिर वो ये तेज़ाबियत, जलन, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम, फिर डायरिया भी हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी, कुछ लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, तो वो फिर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप खाएं सब कुछ, इंजॉय करें लाइफ को, लेकिन थोड़ा बैलेंस में थोड़ा इस्तेमाल करें। और बहुत शुक्रिया कमल, आपके कीमती वक्त है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।